नमस्कार, मैं निशा साल्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सत्र 1 में हमने देखा था कि लिंग क्या है, लैंगिकता क्या है, इसी के साथ में किस तरीके से समाज ने किस लड़के के लिए और लड़कियों के लिए किस तरह की भूमिकाएं जो हैं बना रखी है। फिर हमने देखा मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है और इसी के साथ हमने लैंगिक समानता के बारे में भी बात करी और किस तरीके से हम लैंगिक समानताओं को सोच के ज़रिए या फिर समाज में बदलाव के ज़रिए बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ भी हमने देखी। तो आज इस सत्र 2 में जो चर्चा का विषय है वो है हिंसा, या हम बात करें हिंसा और किशोर किशोरियों के बीच इसका कैसा प्रचलन है। तो इससे पहले हमें ये जानना है कि हिंसा है क्या। हिंसा जो है बच्चों, वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सिखाए गए जो या सीखे गए जो व्यवहार है उससे उत्पन्न होने वाली एक प्रक्रिया जो है उसी को हम हिंसा कहते हैं। आज हमारे समाज में हिंसा एक प्रचलन है, लेकिन ये प्रचलन हमें ही समाप्त करना होगा। हिंसा किसी के लिए भी सही नहीं है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी के लिए भी हिंसा जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। हिंसक व्यवहार एक पसंदीदा व्यवहार है जो हिंसा के दोषी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। एक दूसरे व्यक्ति के आत्मसम्मान पर हिंसा वो भी है जो एक व्यक्ति के आत्मसम्मान पर सीधा ठेस पहुंचा सकता है और उसे धमकी देने और इज्जत उतारने का पाप कर्म जो है वो भी एक तरह की हिंसा है। हिंसा हर जगह होती है। इन जगहों में शामिल है घर, स्कूल, दोस्तों के बीच, समाज में और कार्यस्थल पर। तो हिंसा के बहुत सारे रूप हैं और बहुत सारी जगह है जहां पर हिंसा आराम से होती है और हमें पता भी नहीं लगता। हिंसा कई तरह के रिश्तों के बीच में भी हो सकती है। इनमें शामिल है मित्र मंडली के बीच में, यानी कि जो फ्रेंड्स होते हैं उसके ग्रुप में भी लड़ाई हो सकती है, किसी भी चीज़ पर वाद विवाद हो सकता है, हिंसा हो सकती है। और परिवार के बीच, बड़े पद अधिकारियों के व्यक्तियों के रिश्तों के बीच में भी हिंसा हो सकती है। हिंसा कई रूपों में हो सकती है, शारीरिक, यौनिक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक उत्पीड़न हिंसा के ही रूप हैं। फिर हम बात करें, हिंसा जो है आमतौर पर दूसरों पर ही की जाती है, पर यह खुद पर भी हो सकती है ना सही बात। हिंसा करने वाले अपराधी और अथवा हिंसा से पीड़ित व्यक्ति दोनों ही किशोर के उम्र के हो सकते हैं, यानी कि जो आपस में हिंसा कर रहे हैं उनकी उम्र की बात की जाए तो दोनों ही किशोर हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। स्वयं पर की जाने वाली हिंसा की हम बात करें, भाई हमारे घर का माहौल या कभी स्कूल का वातावरण या हमारे बाहरी वातावरण के दुष्प्रभाव के कारण हम स्वयं पर भी हिंसा कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सुसाइड करना। हम बात करें शारीरिक हिंसा की, कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, शारीरिक हिंसा है। मनोवैज्ञानिक हिंसा जो है ये सबसे खतरनाक तरीके से मुझे ऐसा लगता है, क्यों? क्योंकि किसी पर मेंटल टॉर्चर करना और भी ज़्यादा बुरा है। इसके अलावा मौखिक हिंसा, किसी को हम गलत शब्दों के द्वारा भी प्रताड़ित कर सकते हैं, है ना, वो भी एक तरह की हिंसा है। सामूहिक हिंसा ग्रुप में की गई। घरेलू हिंसा घर के अंदर देखी जाती है बहुत ज़्यादा। भावनात्मक हिंसा जो हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाए, इस तरह की हिंसा भावनात्मक हिंसा के रूप में आती है, देखी जाती है। जिन जगहों पर हिंसा हो सकती है वो घर भी हो सकता है, कार्यस्थल भी हो सकता है, सार्वजनिक सामुदायिक स्थान भी हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें किशोर किशोरियों द्वारा सही गई हिंसा कुछ सामान्य रूप, मतलब कहाँ कहाँ पर जो किशोर हैं किशोरियां हैं सहन करते हैं हिंसा, मतलब हमें पता लग गया रूप तो बहुत हैं। भावनात्मक तरीके से हो सकती है, मानसिक रूप से हो सकती है, शारीरिक रूप से हो सकती है, स्वयं के द्वारा, लेकिन कभी कभी हम पर हिंसा होती है और हम चुप बैठे रहते हैं, ऐसा होता है। तो देखें कहाँ कहाँ कर स्कूल और कॉलेजों में बदमाशी अत्यधिक प्रचलित है।
बदमाशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फ़ोनों के द्वारा भी की जा सकती है, जो कि आज का प्रचलन बन गई है ना। आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा हम सोशल मीडिया को पसंद करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, है ना, यहाँ इंस्टा हो गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐसी हिंसा बहुत ही गंभीर रूप ले रही है। क्यों? आजकल आप देखोगे हम किसी को भी किसी तरीके से टॉर्चर कर सकते हैं। बच्चों को स्कूल में मिलने वाले शारीरिक दंड से स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। आप देखोगे किसी टीचर ने एक बच्चे को डांटा और उसने सुसाइड कर लिया, उसके नंबर कम आ गए और आसपास के बच्चों ने उसको छेड़ा और उसने सुसाइड कर लिया। ये भी क्या है? हिंसा के रूप है। फिर हम बात करें स्कूलों, कॉलेजों और यहाँ तक कि कार्यस्थलों में भी हिंसा की गतिविधियां बिल्कुल आम बात हो गई है। स्कूलों में और स्कूल के बाहर भी कई किशोर लड़के और लड़कियां शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और साइबर बदमाशी के शिकार हो रहे हैं। साइबर बदमाशी, साइबर अपराध और फोन द्वारा हिंसा, आज अपन जितना इजी लाइफ को ले रहे हैं, जितना हम कह रहे हैं ना कि मेहनत नहीं हो रही, फ़ोन में सबके नंबर रखे हैं, फ़ोन के द्वारा हम ये भी कर लेते हैं, फ़ोन में हम हमारी सारी पर्सनल फ़ोटोज़ को भी रखते हैं, लेकिन इसी की वजह से जो क्राइम बढ़ रहा है, जो साइबर क्राइम जिसकी बात करें, साइबर हिंसा की हम जो बात करें, वो लगातार बढ़ती जा रही है बच्चों। तो साइबर बदमाशी के तहत जो गलत काम होते हैं उनमें शामिल है, क्या क्या शामिल है? पीड़ित या पीड़ित की मौजूदा सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की हैकिंग करना, उन पर अपना नियंत्रण कायम करना, नकली प्रोफाइल्स बनाना, उन्हें संभालना, साइबर स्टॉकिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जो आजकल आम हो गया है। साइबर स्टॉकिंग यानी इंटरनेट के द्वारा परेशान करना और बार बार संदेश भेजकर उत्पीड़न करना, बदनाम करने के मकसद से यौनिक रूप से मुखर तस्वीरों को प्रोफाइलों में डालना, पीड़ित की प्रोफाइल पर नकारात्मक और अपमानजनक टिप्पणियां और पीड़िता को लक्ष्य कर अपमानजनक सामग्री डालना और के लिए नफरत फैलाने वाले समूह शुरू करना, जिसका सीधा मकसद पीड़िता को डराना, धमकाना, मजबूर करना और नीचा दिखाना होता है। ये बच्चों जो भी इतनी सारी बातों पे मैंने जोर दिया है, आज ये सही मायने में आम हो गई है। हमें लगता है कि आज हम किसी की तस्वीर डाल देंगे तो ये कोई क्राइम नहीं है, ये तो मैंने बदला लिया है। आप एक बार सोचिए, क्या इससे, एक फोटो से किसी की जिंदगी पूरी तबाह तो नहीं हो रही है? आई बात समझ में? साइबर बदमाशी और फोन द्वारा हिंसा रोकने के उपाय करना। अब क्या है, आपने देखा साइबर हिंसा क्या है, अब उसको रोकने के उपाय पे बात करते हैं। साइबर बदमाशी के कारण उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु आईटी कानून 2000 की धारा 67 के तहत एक औपचारिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि आप भी या आपके आसपास ऐसा क्राइम देखा जा रहा है, ऐसी हिंसा देखी जा रही है, तो आप उन्हें आगाह कर सकते हैं। इस धारा के तहत हाँ वो शिकायत कर सकते हैं और हो सकता है उनको उसकी सहायता मिल करके वो इन हिंसा से मुक्त हो सकते हैं। फिर हम देखें लिंग आधारित हिंसा, जेंडर बेस्ड वायलेंस, बहुत ही ज़्यादा आम है ये भी। किशोरावस्था लिंग आधारित हिंसा का एक लिंग विशेष खासकर महिलाओं को निशाना बनाती है। ये घर में और घर के बाहर होने वाले गहरे लैंगिक भेदभाव पर आधारित है। ये मुख्य रूप से महिलाओं पर असर डालती है, हालांकि पुरुष भी इसका शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं पर ही सारी चीज़ें होती हैं, पुरुष भी आप देखेंगे कई कानून की वजह से, कई ऐसे शोषण की वजह से वो भी हिंसा को सहन करते हैं, है ना। आगे देखें हम, लिंग आधारित हिंसा के आम उदाहरण है बाल विवाह, जबरन गर्भावस्था करवाना, भ्रूण हत्या, दहेज संबंधी हिंसा, डायन विसाही यानी जादू टोना आदि। ये सब क्या है, हिंसा के अंतर्गत ही आते हैं। लड़कियों के साथ होने वाली लिंग आधारित हिंसा विभिन्न रूप और अभिव्यक्तियां हैं, जैसे लिंग परीक्षण व कन्या भ्रूण परीक्षण या हत्या, कन्या शिशु हत्या, बाल विवाह। आप देखेंगे वर्ष 1994 के PCPNDT कानून के तहत ये एक अपराध है कि भ्रूण की जांच करवाना और
उसका हम कह रहे हैं क्या, भ्रूण हत्या करवाना। आई बात समझ में। बाल विवाह का समाधान। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 साल से छोटी लड़की और 21 साल से छोटे लड़के की शादी गैर कानूनी होती है। बाल विवाह के किसी भी मामले में शिकायत बाल विवाह निषेध अधिकारी, किसको, बाल विवाह निषेध अधिकारी को। यदि आप किसी गांव में रहते हैं और वहां पर ये प्रचलन है कि बाल विवाह होता है और आपको ये बात सही नहीं लग रही है, तो आप यहां पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आई बात समझ में। आगे देखें, राजस्थान में 18 साल से कम उम्र में ब्याहने के लिए मजबूर या ब्याही जा चुकी लड़कियां और महिलाओं की अनुमानित गिनती यानी कि लगभग 1.5 करोड़ हैं बच्चों, 1.5 करोड़। ये कोई आम संख्या नहीं है। फिर हम बात सकते हैं बाल विवाह के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, यानी कि उसके स्वास्थ्य पर असर डाल रही हूँ, या फिर हम कह सकते हैं परिवार के सदस्यों में असमानता हो सकती है, उसकी शिक्षा पर भी असर पड़ सकता है, उसके हम विकास पर भी, है ना, शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, उस पर भी असर डालती है, डेफिनेटली डालती है। फिर घरेलू हिंसा की बात करें, इनमें शारीरिक, मौखिक, लैंगिक, आर्थिक प्रताड़ना के सभी रूप शामिल हैं जो किसी व्यक्ति की जिंदगी, सेहत, सुरक्षा और तंदुरुस्ती के लिए खतरनाक हो सकते हैं या होते हों। बच्चों और महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा वाकई में एक दंडनीय अपराध है। ये कानूनी प्रावधान जो है आईपीसी की धारा 125 और 496A दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 में किए गए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हर जो भी समस्या है उसका समाधान किया गया है हमारी सरकार के द्वारा। बहुत सारे ऐसे कानून लगाए गए हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता है, हम उसके अगेंस्ट में आवाज़ ही नहीं उठा पाते हैं, हम उसके लिए कदम ही नहीं उठा पाते हैं। तो आज का जो हमारा ये सत्र है बच्चों, उसमें आपको यही ज्ञान देना है, यही चीज़ें समझानी है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कानून हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो सरकार चलाती है जो आपकी मदद कर सकती है इन चीज़ों से उभरने के लिए, बाहर आने के लिए, किसी को बचाने के लिए। दहेज संबंधी उत्पीड़न और हत्याएं। दहेज प्रतिरोधक कानून 1961 में खाका इस तरह बनाया गया है कि दहेज लेना देना ही नहीं है, ठीक है। यानी यदि कोई दहेज ले रहा है या दे रहा है या उसके लिए उसको उकसा रहा है तो वो क्या है, कानूनी अपराध है। फिर महिलाओं से छेड़छाड़, ईव टीजिंग जो की जाती है कि आप स्कूल में हैं और आपका कोई टीचर ऐसा कर रहा है आपके साथ में, जो किशोर है वो आपके साथ ऐसा कर रहा है, या आप कहीं पर काम काज करती हैं और वहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो वो क्या है, एक तरह की ईव टीजिंग है। आई बात समझ में। फिर तेजाब फेंकना या डालना, एसिड अटैक जो है, ये बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि अंदर तक झंझोरने वाला या झंझोरने वाला एक तरीका है हिंसा का, जो शायद ही जब तक वो जिंदा रहता है पर्सन उसको भूल पाए। तो हमें इसे रोकना चाहिए। यौन उत्पीड़न भी आम है, आप कहीं पर भी देख सकते हैं ये चीज़। दुष्कर्म, आपने देखा होगा, आप यदि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं तो बच्चों ये आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि आज यहाँ पर रेप हुआ है, आज यहाँ पर ऐसा उत्पीड़न हुआ, आज इस कुछ लोगों ने मिलकर के एक महिला के साथ, एक बच्चे के साथ, एक बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म किया। ये आजकल आम हो गया है और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है निर्भया केस के बारे में। फिर हम देखेंगे कि किशोर किशोरियों के समग्र विकास को बढ़ावा देना, लड़कियों और महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान देना। बच्चों और किशोरों, खासकर लड़कियों को दी जाने वाली शिक्षा उनके सशक्तिकरण का मुख्य जरिया हो सकती है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आजकल जो महिलाएं हैं, जो बच्ची हैं, सबको शिक्षित किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें महिलाओं को मतलब हम कह सकते हैं छोटे छोटे मोटे व्यवसाय के बारे में शिक्षित किया जाता है। बच्चों को गुड टच, बैड टच, अच्छा मतलब टच क्या है, बुरा टच क्या है, इन चीज़ों की जानकारी दी जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। देखिए कि हम बता रहे हैं यहाँ पर कि बुरा स्पर्श और अच्छा स्पर्श क्या है, कहाँ पर हम, यदि कोई आपको टच कर रहा है तो वो भी एक हिंसा में उत्पीड़न कर रहा है वो आपको, तो वो भी हमें जानकारी होनी चाहिए। समग्र शिक्षा का एक तरीका ही है या एक हिस्सा है उसका।
फिर हम देखेंगे समग्र शिक्षा क्या होती है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना, शिक्षा में समावेशन, समग्रता, समानता को सुनिश्चित करना और ITI एक्ट, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने में भारतीय राज्यों की सहायता करना। फिर हम देखें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यहाँ पर बालिकाओं को 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ताकि वो अपनी शिक्षा को जारी रख सके, किसी भी कारण से उनकी शिक्षा ना रुके। राष्ट्रीय योजना, इसके तहत राजस्थान सरकार ने कन्या भ्रूण और शिशु हत्या को रोकने के लिए कार्य किया है। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान में हिंसा पीड़ितों के संकट का समय रहते निवारण और उन्हें सुरक्षा संरक्षण कैसे देना है, मतलब जो भी हिंसा के रूप हैं अलग अलग, उनको कैसे रोका जाए, सरकार क्या कार्य करती है। हिंसा के मामलों में तुरंत ये सुनिश्चित करता है कि अन्य जो पीड़ित है भी खुलकर सामने आएंगे और ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग बढ़ेगी। यानी कि मान लीजिए कि एक केस उठा है ना, मान लीजिए एक उत्पीड़न का केस आया, न्यूज़ में आया, लोगों ने उसके लिए आवाज़ उठाई, तो इससे क्या होता है कि जो लोग ऑलरेडी उत्पीड़ित हो चुके हैं, इस शोषण हो चुके हैं, मतलब शोषित हो चुके हैं, उनमें भी एक हौसला आएगा और वो अपने लिए आवाज़ उठाने का हौसला रख पाएंगे। अपने लिए हम कह सकते हैं कि अपने लिए एक कार्य करेंगे जिससे कि उनका आत्मसम्मान उनको लौटा सके, है ना। वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर खुलने से ये सुनिश्चित हो गया है कि पीड़ित पक्ष को हिंसा के मामले में न्याय पाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े। हम सोचते हैं हम यहाँ पर जाएंगे, इस NGO में ये काम होगा, इसमें ये फलाना होगा, ये आपकी मदद करेगा, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर चला करके। बहुत सारी जगह आजकल हॉस्पिटल्स में हैं, गाँवों में हैं, कस्बों में, हर जगह ऐसे सेंटर रखे गए हैं जहाँ पर पीड़ित आकर के अपनी सारी जानकारी वहां देता है और उसके लिए न्याय भी दिलाने की पूरी कोशिश की जाती है। निवारण केंद्रों के लिए यह बात अहम है कि हिंसा पीड़ितों और हिंसा से बचकर निकली महिलाओं दोनों के लिए ही संवेदनशील और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि जो भी पीड़ित है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, किशोर हो, किशोरी हो, वो क्या होता है मानसिक रूप से भी पीड़ित हो जाता है जब उसको शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है। तो इसमें ये भी एक उद्देश्य होता है कि उनको एक ऐसा माहौल दिया जाए कि वो इन चीज़ों से उभर के आ सके। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी बच्चे हैं उनको शिकायत, जो भी बच्चे या जो भी महिला पुरुष इन चीज़ों से होकर निकले हैं, इन हिंसा से, उनको निःशुल्क दी जाती है, मतलब शिकायतें वो निःशुल्क कर सकते हैं, वहाँ पर कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, आराम से। और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में भी हम बाल शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत क्या करते हैं, बच्चों को शिक्षा, अधिक विवरण के लिए हम SRH मैनुअल पर भी जाकर के बात कर सकते हैं। इसके अलावा स्नेह आंगन हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर भी बात की गई है वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर की, यानी कि जो भी बच्चे जो हैं, जो हिंसा का शिकार हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर कार्य किया जाता है। अपराजिता भारत सरकार की राष्ट्रीय वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत अपराजिता नामक, अब ये क्या है, कार्यक्रम का नाम है, जो कि क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर यानी कि संकट समाधान केंद्र पर ही कार्य हो रहा है। जयपुर के एक अस्पताल से शुरू होकर के 15 जिलों अस्पतालों में खुल गए हैं, यानी कि हमारी सरकार सच में इसके लिए कार्य कर रही है। हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें समाज को जागरूक करना पड़ेगा, हमें अपने बड़ों को, अपने आसपास को भी जागरूक करना पड़ेगा, ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। चिराली फ्रेंड्स फॉरएवर बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें लड़कियों, महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए 2017 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य हिंसा रोकने में समुदाय की भूमिका बढ़ाना है। इसके लिए सामुदायिक कार्य समूह की मदद की जाती है। फिर हम बात करें सक्षम लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम। आजकल आप देखेंगे विद्यालयों में, अलग अलग संस्थानों में, जो चाहे वर्क प्लेस हो जहां कार्य करते हैं, वहां पर भी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो खुद का बचाव स्वयं कर सके। महिला सुरक्षा सलाह केंद्र, अभी क्या होता है कि कई बार हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो हमें लगता है कि ये हिंसा है भी या नहीं है, तो हमें किसी से ये बात शेयर करनी होती है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे सलाह केंद्र है जहाँ पर आप ये बातें आपको समझाई जाती है, आपकी बात को समझा जाता है।
फिर हम बात करें एकीकृत बाल संरक्षण योजना। किसी आपात संकट में फंसे बच्चों के बचाव कार्य के लिए चाइल्ड लाइन सेवा की टोल फ्री नंबर है कितना? 1098, या फिर आप बोल सकते हो 8910। याद करने का तरीका बता रही हूं, 8-9-10 गिनती तो आती है अपन को, तो 8-9-10 उल्टा याद कर लो, लेकिन अपन को लिखना तो सीधा है 10-9-8 पर। आप ये क्या है, चाइल्ड लाइन सेवा का टोल फ्री नंबर है। यहां पर कोई भी बच्चा यदि हिंसा से परेशान है, किसी संकट में फंस गया है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ये आपको हेल्प करेंगे। जिला बाल संरक्षण समिति। बाल संरक्षण समिति कार्यक्रम को लागू करने के लिए डीसीपीएस ये सुनिश्चित करती है कि जिला, ब्लॉक या ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियां गठित की जाएं। फिर किशोर न्याय बोर्ड, इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि कानून विरोधी गतिविधियों से जुड़े बच्चों के मामलों को समाधान के लिए हर जिले में एक किशोर न्याय बोर्ड हो। फिर हम बात करें विशेष किशोर पुलिस इकाइयां। ऐसी विशेषज्ञ इकाइयों की व्यवस्था हर जिले और शहर में है। इनके साथ समन्वय कर ही पुलिस बच्चों के साथ पूछताछ और बातचीत करती है। तो बच्चों, इस सत्र में आपने देखा कि हिंसा क्या है, कितने रूप होते हैं, इनका समाधान कैसे किया जा सकता है, और इसके साथ ही हमने देखा कि हमारी सरकार ने कितने सारे कार्यक्रम जो हैं चला रखे हैं, बहुत सारे अभियान चला रखे हैं, बहुत सारी जगह पे ऐसे सेंटर्स जो हैं खोल रखे हैं, जहां पर जो पीड़िता है या पीड़ित है वो अपने बारे में न्याय पाने में भी आपकी वो मदद करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जो सत्र है बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा और आप अपने समाज को बदलने के लिए कार्य जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे जल्द ही, जब तक धन्यवाद।